देखिए, आपका फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। सबसे पहली बात आती है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो तरीके के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन तो आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बनाते जाएं शॉर्टकट में। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। कॉपी देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, कागज का जलना, ये सब परिवर्तन है। रबड़ बैंड को खींचना और फिर से वो उसी स्थान पे आ जाती है, खींचने के बाद छोड़ दो जो उसको, तो ये परिवर्तन है। कागज को फोल्ड करना, फोल्ड करने के बाद फिर से उसको वैसा ही बना सकते हैं। रात का बचा हुआ भोजन गर्मियों में जब रख देते हैं, जब सुबह उसको देखते हैं तो उसकी खुशबू जो होती है वो बदल जाती है दुर्गंध में। चेंज इन द स्मेल, उसका स्वाद भी बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है उसका। कहते हैं भोजन सड़ गया है, खराब हो गया है, फिर वो नहीं खाना चाहिए। तो ये सारे परिवर्तन के उदाहरण हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद बन जाए, ठीक है, पुनः उसको उसी अवस्था में नहीं लाया जा सके। जैसे कागज है, कोई पेपर, पेपर को हमने क्या किया, जला दिया। जलाने के बाद क्या बन गई, राख। अब जो राख बनी है, क्या उससे फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो एक नई चीज मिल गई, कागज को जलाने से राख मिल गई, तो राख एक नया उत्पाद है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है जिससे पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता। रात का रखा हुआ भोजन सुबह तक खराब हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें, उसकी दुर्गंध बदल गई, उसमें जो है टेस्ट बदल गया। फिर से कहो कि उससे अच्छा ही भोजन वही बन जाए, नहीं बन सकता, नया बनाना पड़ेगा, वो फेंकना पड़ेगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन मतलब एक न्यू प्रोडक्ट, नया एक उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। जबकि भौतिक परिवर्तन में उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होगा, उसका आकार बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा, और जब उसको पुनः उसी अवस्था में बदलना चाहो फिर से उसी अवस्था में वो आ सकता है। जैसे कोई पेपर है, पेपर को हम फोल्ड करें अगर, तो ये इस तरीके से फोल्ड कर दिया हमने, मान लो पलट दिया यहां से, वैसा हो गया। इसको फिर यहां से पलट दिया ऐसे करके, तो इस तरीके से बन गया। और जब हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो फिर से ये पूरा पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इन परिवर्तनों से ही एक बात निकल गया है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें जो उत्पाद होते हैं, देखिए कोई भी रिएक्शन होती है, कोई मैग्नीशियम रिबिन है, फीता है मैग्नीशियम का, ठीक है। सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का, पता है? Mg, Mg होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन है। मान लो इसे हमने जलाया, बर्न किया, इसको नीचे से बर्न किया, जलाया, तो जलाने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम, अच्छा इसको हवा में जलाएंगे, कोई भी वस्तु होती है वो हवा में ही जलती है। क्यों? क्योंकि हवा में, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी भी वस्तु का दहन होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO, किक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में जला, जल करके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक तरीके की राख। समझ गए?
तो ये जो इसमें परिवर्तन हुआ है इसको रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया बोल देंगे। क्यों? अच्छा, रासायनिक अपक्रिया को क्या करते हैं, इस तरीके से राइट करते हैं, बीच में एरो का साइन लगाते हैं। यहाँ पे अभिकारक होगा, बीच में एरो का साइन होगा, जो ये दिखाएगा, दर्शाएगा कि ये परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है, क्वेश्चन यहां से आ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा या तो आपको दे देगा इस तरीके से कि भाई Mg है, कोई रिबन है, फीता है मैग्नीशियम का, ठीक है, आगे डैश डैश कर देगा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कहेगा, ठीक, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी पास से, तो बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये जो है अभिक्रिया संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। अभिक्रिया संतुलन का मतलब क्या होता है, एक इधर जितने भी परमाणु होते हैं अभिकारक के यानी कि रिएक्टेंट के, उतने ही परमाणु इधर भी होने चाहिए, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल फ्रॉम द रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का एटम एक है, सिंगल है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो है, पर O2 है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक है और ऑक्सीजन का भी एक है, तो इसका मतलब अनइक्वल है, बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा हमको, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक, तो 2O हो गया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया तो Mg भी तो 2 बन गया, तो अभी Mg को भी बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब 2 Mg हो गया और O2 भी 2O इधर भी इक्वल हो गया, तो अब ये बैलेंस हो गई, ये संतुलित अभिक्रिया हो गई। ठीक है, संतुलित अभिक्रिया हो गई है। अच्छा, इसमें अब देखेंगे आप, ये जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नेचर क्या है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। नेचर मतलब, नेचर का मतलब यह है, ये एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है या बेसिक नेचर है इसका, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। तो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उस बीकर में क्या करेंगे, वाटर लेंगे, और वाटर में जो राख बनी है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको डिजोल्व करेंगे, MgO को डिजोल्व करेंगे। MgO को डिजोल्व करने के बाद जब हम लिटमस पेपर डिप करेंगे, इसमें डुबोएंगे, तो इससे हमें पता चलेगा इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। क्या है, क्षारीय है, प्रकृति इसकी क्षारीय है, समझ गए। तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, ये एम्फोटेरिक हो सकता है। एम्फोटेरिक का मतलब एक तो अम्लीय प्रकृति दिखा सकता है, या क्षारीय प्रकृति होगी उसकी, या एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही लक्षण जिसमें होते हैं उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अच्छा, एसिडिक का मतलब क्या होता है, एसिड यानी कि अम्ल तो आप जानते होंगे, बताओ अम्ल क्या होते हैं। तो टाइम का, समय का। देखो Mg जो होता है ना, ये एक धातु है। क्या है, धातु। धातु तो जानते ही हैं, तो ये धातु से धात्विक ऑक्साइड बन गई। क्या बन गई, धात्विक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है उनका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है मोस्टली। कुछ अपवाद भी हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जो दोनों ही तरीके का नेचर शो करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अम्ल क्या होते हैं, पहली चीज तो है जैसा आपने बताया, स्वाद इनका जो होगा, ठीक है, खट्टे होंगे स्वाद में। तो अम्ल जो होंगे स्वाद में खट्टे होते हैं। और टेस्ट कर लिया तो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि
कि साइंस कभी भी टेस्ट करने के लिए नहीं कहता है, मतलब चखने के लिए नहीं कहता, टेस्ट करने के लिए तो कहता है। समझो बात को, टेस्ट तो किया ही जाता है उसमें, लेकिन टेस्ट नहीं किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। टेस्ट का मतलब इसमें परीक्षण करने के लिए साइंस कहता है, लेकिन चखने के लिए तो कभी नहीं कहता है। चखोगे पता नहीं पॉइजनस होगा तो काम तमाम लैब में ही केमिस्ट्री सर फंसे जाएंगे फिर। ठीक है ना, छुआ जाता है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करके हमें निकालना होता है कि ये चीज जो है अम्लीय है, क्षारीय है या बेसी है, किस तरीके की। ठीक है, तो एक बात, कोई भी चीज छूनी नहीं है, कोई भी चीज चखनी नहीं है, आपको जो है परीक्षण करके पता लगाना है कि ये क्या है। दूसरी चीज ये है, अम्ल जो होते हैं उनको जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं, वाटर में डिजोल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल है, HCl एक क्या है, एसिड है। इसका क्या नाम होता है HCl का? हाँ बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे आप HCl को, HCl आपने डाला तो ये टूट जाता है, H पॉजिटिव आयन देता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। ठीक, आयंस में टूट जाता है, कैटायन और एनायन में। ठीक, धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन देगा, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, बाकी इसके और भी लिटमस टेस्ट है, बाकी और भी परीक्षण होते हैं, वो ये लेसन जब आप पढ़ाएंगे हम आपको तब बताएंगे। अच्छा, क्षार क्या होते हैं? क्षार यानी कि बेस। स्वाद इनका क्या होता है? तीखा होगा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होंगे। ठीक है, अच्छा, स्लीपरी इन नेचर, जब आप टच करके देखेंगे तो स्लीपरी नेचर होगा। स्लीपरी मतलब फिसलने वाला, साबुन जैसे जितने भी साबुन है आपके सब स्लीपरी नेचर है, फिसलने वाले, झाग बनेगी इससे। तो ये बेस होते हैं। वाटर में इनको डिजोल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, और ये देता था H पॉजिटिव। ये चीज याद रहेगी, ये मेन है। जो आर्हेनियस परिकल्पना है, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। उन्होंने ये बात बताई थी किस तरीके का आयन देते हैं। ठीक है, एक इसी के साथ और चीज जुड़ जाती है, साल्ट यानी कि लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो जब अम्ल का क्षार के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो लवण बन के आते हैं। ठीक है, HCl ले लिया हमने, ये क्या है, एसिड है। और कोई एक हमने क्या ले लिया, बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो अब यहां से जो रिएक्शन होगा वो देखते हैं। Na यहां से ले लो, Cl यहां से ले लो, तो बन जाएगा NaCl। और देखो H यहां से उठाया और OH यहां से लिया, H कितने हो गए, 2 हो गए, तो H2 लिख सकते हैं। O सिंगल है, वो यहां लिख दें, वाटर निकल गया, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये साल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड, पढ़ा है, और ये बन गया वाटर यानी कि जल। अच्छा, ये साल्ट है, क्या है, साल्ट है, लवण, नमक है। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया हुई है ना, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया डेली लाइफ में बहुत देखने को मिलता है। जब हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति शादी पार्टी में गया और उसने जम के खाया, वहां पे जम के खाया, तो उसके पेट में क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए, हमारा जो पेट है ना, उसमें भोजन को पचाने के लिए एक अम्ल बन रहा है। उस अम्ल का नाम पता क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बन रहा है। ठीक है, वो भोजन को पेट में सड़ने से बचाता है और वहां पे एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है। हमारे पेट में HCl इसलिए भी बनता है, वहां पे एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम सोया हुआ होता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। ठीक है, उस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl काम करता है।
जैसे ही भोजन आएगा ऊपर से पेट में, तो HCl कहेगा भाई उठ जा, अब तेरा काम शुरू हो गया है। तो पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बायो से। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो HCl क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है। ये इसका गुरु है, इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। वैसे तो HCl बहुत डेंजरस होता है। अगर एसिड्स इतने डेंजरस हैं, जैसे H2SO4 है, HCl है, CH3COOH है, इनके नेम पता है आपको? H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। CH3COH एसिटिक एसिड। ये पाया जाता है सिरका में। किसमें? सिरका पिया है? COOH। ये होता है एसिटिक एसिड, जो कि हमारा विनेगर यानी कि सिरके में पाया जाएगा, सिरका में, ठीक है। और H2SO4 ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तुमने पढ़ा अभी तक? जो बैटरी खरीद के लाते हैं हम लोग, बैटरी बैटरा एक्साइड का ले आया, ठीक है। इसमें क्या होता है, आज से अगर 5 या 8 साल पीछे जाओ तो पहले ये बना बनाया नहीं मिलता था, रेडीमेड अब दुकान पे बिकता है। पहले तो घर पे लाते थे खरीद के, तो H2SO4 होता था, उसको पानी में मिला के और फिर बैटरी भरते थे। अब तो खैर ये रेडीमेड बिक रहा है, ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, हाथ पे लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये वाला लग जाता तो हाथ जल ही जाता, ठीक है। तो एसिड भी जो होते हैं ना, 2 तरीके का हुआ। किसी एसिड के आगे CONC ऐसे लिखा होता है, किसी के आगे लिखा होता है, जैसे HCl है DIL लिखा होता है, डाइल्यूट। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड 2 तरीके के होते हैं। जो डाइल्यूट होता है ना, उसमें वाटर क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो कंसंट्रेटेड होते हैं उसमें एसिड ज्यादा होता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, पानी कम होता है। तो ये मोर कॉरेसिव है, बहुत ज्यादा घातक है ये। इनसे आग लग जाती है लेबोरेटरीज में, प्रयोगशालाओं में। इनसे अगर स्किन पे गिर जाए तो आर पार निकल जाएंगे स्किन के, कपड़े जल जाएंगे, ठीक है। तो जिसके आगे CONC लिखा हुआ हो तो समझ लो उसे छूना नहीं है, बस बल्कि दूर ही रहना है। डाइल्यूट भी छूना नहीं है तो खतरनाक ये भी, लेकिन बड़े ही कायदे से उसको टच करना है, वो भी जब वहां पे जो गाइडर है, जो टीचर है, उसकी सलाह पे ही इसको टच करें, ठीक है। तो H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा है ये H2SO4। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये आप लोग बताओ। दिस क्वेश्चन फॉर यू। एसिड होता है, और ये क्यों होता है? लैक्टिक एसिड ही क्यों होता है? दूध में, अब समझो बात को जरा, दूध में लैक्टोज शुगर होती है। क्या होती है? लैक्टोज शुगर। दूध तो मीठा लगता है, खट्टा थोड़ी लगता है। तो दूध में लैक्टोज शुगर होती है, और दूध से बनता है दही। तो जो लैक्टोज शुगर होती है उसमें एक बैक्टीरिया बन जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा? बैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को, शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक। इसीलिए ये खट्टा लगता है, और दूध खट्टा नहीं लगेगा, उसमें लैक्टोज शुगर होगी। शुगर तो मीठी होती है, शर्करा। समझ गए? अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे बोर्ड एग्जाम में, क्या यहीं से? रात को सोते समय हमारे पैरों में ऐंठन क्यों होती है, या ज्यादा तेज कोई दौड़ता है उसके बाद रुक जाता है, उसके पैरों में तेज ऐंठन क्यों होने लगती है? तो फिर काला धागा बांधते घूमते हैं। उसका रीजन पता क्या है? जब हम तेज दौड़ते हैं तो हमारा भोजन का पाचन भी जल्दी जल्दी होता है, और जब भोजन का पाचन जल्दी जल्दी होगा तो हमें ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होगी। तो जब हम दौड़ते हैं तो सांस भी जल्दी जल्दी लेते हैं, इसीलिए ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकें और भोजन का पाचन हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर नहीं पाते अंदर। तो अंदर जो है, जो ऑक्सीजन ब्लड में है, वो क्या करती है, अंदर की ही ऑक्सीजन को फूड यूज करने लगता है, जल्दी जल्दी ग्लूकोज को तोड़ने लगता है एनर्जी बनाने के लिए। तो जिसकी वजह से वहां पे अवायवीय श्वसन हो जाता है।
वायवीय श्वसन नहीं, अवायवीय श्वसन हो जाता है हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में। तो वहां पे जिसके कारण लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण क्रम्प्स यानी कि ऐंठन पड़ने लगती है और हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। इसीलिए एक अच्छा ट्रेनर जो होगा, जो दौड़ाता है, सिखाता है हम लोगों को, वो कहेगा पहले धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, उसके बाद दौड़ो, और दौड़ने के तुरंत बाद रुकना नहीं है, फिर धीरे धीरे वॉक करो। वॉक करने के बाद अगर 800 मीटर दौड़े हो तो 200 मीटर पैदल भी चलना है तुमको, फिर बैठना है, क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बना होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। समझ गए? तो मांसपेशियों में ऐंठन लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है, और दही में भी यही पाया जाता है। समझ गए? ठीक। तो आज के लिए था। अभिक्रिया हो गई है, एक पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो स्वाद में परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी चीज गंधता में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आ जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। तीसरी चीज तापमान परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। चौथी चीज है स्वाद, गंध, ताप, कोई गैस निकल सकती है। तो ये अगर इतनी चीजें दिखाई पड़ रही है तो समझ लेना वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। कोई गैस बन सकती है, तापमान बढ़ सकता है, स्मेल चेंज होगी, स्वाद भी बदल जाएगा। तो ये पॉइंट नोट कर लें आप। पूछा जाएगा कि कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो ये परिवर्तन उसमें देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फिर आती है रिडॉक्स अभिक्रिया। इसको हम इंग्लिश में रिडॉक्स कहते हैं, उपचयन, अपचयन भी कह देते हैं इसको अभिक्रिया। और फिर इसके बाद आती है विकृत गंधता। बस इतने पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेसन फिनिश हो जाएगा। आपके लेसन में बस यही है, इतने पॉइंट्स डिस्कस करते करते चलेंगे, लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है। कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड रेंसिडिटी। ठीक, यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये कल आपकी डिस्कशन होगी। तो सारे बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी डेफिनेटली एक अच्छे लेवल तक हम ले जाएंगे। आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलो हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, वो भी इससे पढ़ सकें और आपके मार्क्स अनहेंस हो जाएंगे डेफिनेटली अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।